तो भाटापारा से आप ये लाइव देख रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया, राज्य सरकार के काम गिनाए, केंद्र सरकार की भेदभाव वाली बात को एक बार पुनः दोहराया। मंच के ऊपर तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहे हैं। भाटापारा में श्रमिकों को सौगात के बीच में वो बोल रहे हैं। श्रमिक सम्मेलन 2023 के समारोह में उपस्थित हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता कुमारी सैलजा, यहाँ की प्रभारी भी है, और अभी आपके सामने बहुत सी बातें रखी। उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया, और आप सबके लाडले चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी, चरणदास महंता जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री दीपक बैज अध्यक्ष नौजवान, श्री गुरदास सप्पल जी, प्रणव झा जी, सह प्रभारी चंदन यादव जी, माननीय विजय जागड़ जी, सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी, समस्त मंत्रीगण, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लिस्ट पढ़े हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो सारे लिस्ट के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी एक मंच पर आकर सभी ने एक होकर जो काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो गई है। और मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूँ और देख रहा हूँ, सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। नहीं? अरे जरा जोर से बोलो, मिल रहा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। मिल रहा है तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो उसको याद रख के आगे आपको कदम बढ़ाना है। एक बात मैं कहूंगा, एक दुखद घटना आज हो गई है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूँ, क्योंकि मेरे जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए, इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया।
और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था, मेरी उम्र उस वक्त 26 थी। उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रिजेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे। रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे। काम बहुत अच्छा करा और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था। इसीलिए मैं उनको याद करता हूँ और ये कहूँगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया। यहाँ तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया। इसीलिए मैं उनको याद करता हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, उनके आत्मा को शांति मिले, इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूँ। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदा बाजार, यहाँ पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 237 करोड़ यहाँ पर सबको दिया गया। यानी ये कार्यक्रम दिए गए और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा। और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूँगा 15 साल में रमन सिंह को देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जब 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों। वो सोच रहे होंगे कि इस
जो बड़ौदा बाजार में क्या चल रहा है, ये सब हिसाब रखते हैं। हमारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही हैं। साहब ये लोग बोले, इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं। तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं। और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो कभी टूटता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी, हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे, और जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो, और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि गरीब को जो भी मदद करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है। एक बात कहता हूं, मैं एक शेर कहता हूं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो गरीबों से लड़ते हैं। जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो तो इतिहास बनाते हैं, लेकिन जो गरीबों को खत्म करने की बात करते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लोग आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा, 5% लोगों के पास इस देश की 62% संपत्ति है। 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो आप देख लीजिए ये गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ती जा रही है इनके जमाने में। और ऊपर से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परसों ऐसा ही हुआ कि जो महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33%। ये कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत, जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वह जिले में है, म्युनिसिपालिटी में है, मेयर में है, हर एक काम में
राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। और आप जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया, उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। हम एक सदन में हमको बहुमत मिला, लेकिन दूसरे सदन में यही बीजेपी के लोग उसको खिलाफ करके हमारे उस महिला बिल को, रिजर्वेशन बिल को खत्म किया। आज छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया, और कब करने वाले हैं? वो खुद ही कहते हैं कि 2024 को नहीं होने वाला है, 2029, 2029, फिर उसके बाद जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उस वक्त ये सब लागू होगा, यानी 2034 में लागू होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनको देने में, महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। हमने उसी लिए पार्लियामेंट में अपने मुद्दा रखा, राहुल जी रखे, सोनिया जी रखे। पहली बार हम सभी ने कहा कि इसको 2034 तक ले जाने की जरूरत नहीं, या अभी कर सकते। जो हमारे पास जितने एमपीज हैं, वो एमपीज के आधार पर कितने नंबर है उसमें 1/3 करो और इलेक्शन चुनाव 2024 में लड़ाओ। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो उनको सिर्फ लोगों को बताना है, काम करना नहीं है। लोगों को सिर्फ भ्रमित रख के अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये बोलते बोलते 2024 का इलेक्शन निकल जाना। तो ये उनकी मंशा। लेकिन हम जो भी कुछ काम करते दिल से करते हैं। राजीव गांधी जी ने भी किया, सोनिया गांधी जी ने भी किया। सब कुछ हमने अपने लोगों को मदद करने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं। बोले हैं 2034 को ये आएगा, तब तक वो ना रहेंगे ना हम रहेंगे। उन्हों भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बात है और वोट लेने के लिए सब कुछ कहते हैं। कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। जैसा कि पहले ही बोले जुमला कि 2 करोड़ रुपए सबको, 2 करोड़ नौकरियां इस देश में मैं हर युवक को देता हूं। उन्होंने कहा अरे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले, अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था। किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक वो मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शाह जी ये सब जुमले हैं बोलते। तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है। ये भी एक जुमला है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, लोग हम जो भी कहते हैं उसको लोग भूल जाते हैं बाद में। जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम उनको बात बताते हैं वो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर हमको वोट मिलते हैं।
ये उनके दिमाग में है। लेकिन आप उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा। आप सभी लोग मिलके हाथ के निशाने के ऊपर अगर बटन दबाए तो ये नहीं रहेंगे 2024 में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ सुन के जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, बगैर देते जाएंगे, तुम लेते जाएंगे, फिर हमको भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, तो आप सभी हाथ के निशान पे वोट देंगे। अरे जरा जोर से बोलो भाई, हमारी भी मेहनत है, देंगे। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ लोगों को, मैं हमेशा कहता हूँ आप वोट देना है तो ये जात पात वो ये देख के नहीं देना। हमारे पास कहावत है, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर, कुछ और कुछ नहीं देखना। और जब बटन आप हाथ पे दबाएंगे तभी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और मंच में जो लोग बैठे हैं फिर से वो आपके मंत्री बनेंगे। भाई, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी अकेले चल पड़े, उनके साथ लाखों लोग, गरीब, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जर्नलिस्ट, ये सब चलते चले गए। के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। वो थोड़ा 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 अपने विचारों को लोगों में छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मजबूत करना है। तो इसीलिए मैं गरीबों से विनती करता हूँ, दलितों से विनती करता हूँ, ट्राइबल से विनती करता हूँ, पिछड़े हुए लोगों से विनती करता हूँ, अगर आप इस लड़ाई में हारेंगे तो संविधान और लोकतंत्र इस देश में बचेगा नहीं। अगर उसको बचाना है